पाठ 1 भाषा। बच्चों, आपने चित्रों के माध्यम से देखा कि कौन क्या कर रहा है। जैसे पहले चित्र में एक लड़की टेलीफोन पर बात कर रही है। चौथे चित्र में एक लड़की कविता लिख रही है। यह बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है। यही कारण है कि आप इनकी बात समझ सकते हैं। भाषा को जानने से पहले इसके विकास को जानना जरूरी है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। भाषा की उत्पत्ति और विकास। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। इसके बाद उसने अपने मुंह से कुछ ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाना शुरू किया। तदंतर इन ध्वनियों के लिए उसने कुछ चिन्ह निर्धारित किए। बाद में यही चिन्ह वर्ण कहलाए। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्दों की और शब्दों से वाक्यों की रचना की गई। इस तरह शनैः शनैः भाषा का विकास होता चला गया। हिंदी में भाषा शब्द को संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः कहा जा सकता है कि भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। याद रखो कि जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और उनकी बात सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे, कल तुम कहाँ थी? हम खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं कल अपने परिवार के साथ जादूगर का खेल देखने गई थी। दिए गए चित्र को देखिए। इसमें दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। वे बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बातों को समझ रही हैं। अतः यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ऊपर चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिख रही हैं और विद्यार्थी उन्हें देखकर पढ़ रहे हैं। अतः यह भाषा का लिखित रूप है। भारत की भाषाएं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हमारे देश भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में और भी भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में भारत के विभिन्न प्रदेशों की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी तथा हिंदी। यहाँ राज्यों और वहां बोली जाने वाली भाषाओं के नाम दिए गए हैं। आइए इनके बारे में जानें। राज्य भाषा। पंजाब पंजाबी, जम्मू कश्मीर कश्मीरी या डोगरी, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलुगु, बंगाल बांग्ला, राजस्थान राजस्थानी, हरियाणा हरियाणवी, तमिलनाडु तमिल, गुजरात गुजराती, कर्नाटक कन्नड़, ओडिशा उड़िया। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि। लिपि। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन चिन्हों से भाषा को लिखते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग होता है। आइए कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में जानें। भाषा लिपि। हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, गुजराती देवनागरी, बांग्ला बांग्ला। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मातृभाषा। घर में बोली जाने वाली ऐसी भाषा जो हमें अपने परिवार से मिलती है, मातृभाषा कहलाती है। यह वह भाषा है जिसे हम अपने जन्म से बोलते सुनते हैं। बोली। प्रत्येक स्थान के अनुसार वहां बोली जाने वाली भाषाओं में भी अंतर पाया जाता है। इससे एक ही भाषा में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इस बदलाव से ही बोलियों का जन्म होता है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली का केवल मौखिक रूप होता है। इनका लिखित रूप न होने के कारण इनमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। भारत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे बुंदेलखंडी, राजस्थानी, मगही, नागपुरी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली,
मेवाड़ी आदि। राष्ट्रभाषा। वैसे तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है। यही कारण है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों, संस्थानों आदि में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। व्याकरण। चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए। तितली फूलों में मंडरा रही है। लड़की पौधा लगा रहा है। मोर जंगल में नाच रही है। पहला वाक्य, तितली फूलों में मंडरा रही है, गलत है। इसमें में शब्द का प्रयोग गलत है। इसके स्थान पर शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। इसके आधार पर सही वाक्य होगा, तितली फूलों पर मंडरा रही है। दूसरे वाक्य में लड़की के लिए पुल्लिंग क्रिया रहा है का प्रयोग हुआ है। यह वाक्य भी गलत है। इसकी जगह सही वाक्य होगा, लड़की पौधा लगा रही है। तीसरे वाक्य में मोर पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उसके लिए स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह वाक्य भी गलत है। इसके स्थान पर सही वाक्य होगा, मोर जंगल में नाच रहा है। दिए गए वाक्यों में अशुद्धियां थीं। हमें यह व्याकरण की सहायता से ही पता चलता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। याद रखो कि शब्दों व वाक्यों को सही प्रकार से लिखने या बोलने के कुछ नियम होते हैं, जिससे हम इनके शुद्ध रूप को लिख या बोल सकते हैं। व्याकरण हमें इन्हीं नियमों के बारे में बताता है। संक्षेप में कहा जाए तो व्याकरण वह साधन है जिससे हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों और उनके उच्चारण के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, उनके प्रकारों आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों और उसके भेदों, रचना, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। आपने सीखा, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा कहलाता है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। मातृभाषा हमें जन्म से अपने परिवार से मिलती है। बोली का केवल मौखिक रूप होता है, इसमें किसी साहित्य की रचना नहीं होती। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।